Online students, check your audio and video. ठीक ना, हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग। ठीक है, अभी तक टोटल 3 क्लासेस हो चुके हैं। ठीक है, पिछला वीक पूरा 3 क्लास हुआ था और इस वीक से अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी लोग नए हैं या क्लासेस नहीं किए हैं या कुछ भी क्लास मिस हुआ है, तो मैं लिंक शेयर किया था ग्रुप में, यू मस्ट हैव सीन। उसमें बीएसटी इकोनॉमिक्स के दो दो वीडियोस थे, एक एक अभी आज अपलोड हुआ है प्रीवियस क्लास का। ओवरऑल 3 क्लासेस हो चुके हैं। इकोनॉमिक्स का भी 3 हुआ था, आज चौथा था, और बीएसटी का भी 3 हुआ था और आज ये बीएसटी का 4th क्लास है। ठीक है, हम टोटल अभी तक जो पढ़े हैं टॉपिक्स वो हम पढ़े थे। एक था पहला टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, जो कि हम पढ़े थे इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक होता है। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़े थे, इसको नोट डाउन किए थे ये सब कुछ। जो भी लोग नहीं किए क्लासेस, क्लास करके नोट्स लिख लेना ये सब। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे, ये सब भी पढ़ चुके। सेकेंड टॉपिक हम पढ़े थे जस्ट प्रीवियस क्लास के अंदर, हम पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, टोटल हम लोग यहाँ पे 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। क्लियर है ये? बीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जहाँ पे हम पढ़ेंगे वहाँ समझ में आएगा, अकाउंट्स जैसा नहीं है। इसलिए मैं ग्रुप में लिखा था कि जो अकाउंट्स का पेंडिंग क्लासेस है उसको पहले कंप्लीट करो, क्योंकि बीएसटी इवन इकोनॉमिक्स भी कुछ हद तक, जैसे हम 2 क्लास मिस कर भी दिए लेकिन सीधा डायरेक्टली 2 क्लास बाद आ रहे हैं तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ जाएगा उस दिन। ठीक है, बट अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम बीच के क्लासेस अगर मिस कर रहे हैं कुछ भी तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा, राइट? तो जो भी अकाउंट्स के क्लासेस नहीं किए हो, पहले अकाउंट्स कंप्लीट करना, देन गो फॉर इकोनॉमिक्स एंड देन गो फॉर बीएसटी। बीएसटी कुछ पहले का नहीं भी किया हुआ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हर दिन नया टॉपिक होता है, आराम से समझ में आएगा उस दिन। क्लियर है? जैसे आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है एम। बिजनेस क्यों करते हैं हम, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है हमारा बिजनेस करने का, राइट? तो यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला हो गया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव्स, और तीसरा हो गया इंडिविजुअल या आल्सो कॉल्ड एज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है पहला वाला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर भी 3 है, फिर सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, और लास्ट है ह्यूमन इंडिविजुअल या पर्सनल भी बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन इंडिविजुअल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है? देखना, स्टार्ट करेंगे हम लोग। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स towards which the activities of an organization are directed। ends का मतलब एंडिंग पॉइंट जो बोलते हैं, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, व्हाट इज आवर डेस्टिनेशन, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव वो डेस्टिनेशन है, वो एंड है जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो बिजनेस करके हम क्या अचीव करना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। जैसे तुम लोग का पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी का पढ़ने का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मुझे 12th में इतना परसेंट लाना है। तुम में से किसी का ऑब्जेक्टिव होगा सर मुझे सीए बनना है, किसी का ऑब्जेक्टिव होगा सर मुझे इस कंपनी में जाना है, किसी का ऑब्जेक्टिव है सर कुछ नहीं करना है, दुकान में बैठना है ना। सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव है और सब अपने अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? किसका कितना बड़ा ऑब्जेक्टिव है उसको उतना मोटिवेशन मिलेगा पढ़ाई करने का। अब जैसे तुम्हारे मन में ही ऑब्जेक्टिव है कि सर कुछ नहीं करना है, तो दुकान में बैठेंगे, तो जितना भी मोटिवेशन ला लो पढ़ाई के तरफ, थोड़ा कम ही मोटिवेशन आएगा, लगेगा क्या करना है पढ़ के, दुकान में तो बैठना है। किसी का ऑब्जेक्टिव होगा सर मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या किसी का ऑब्जेक्टिव सर मुझे 12th में ना 95% लाना है, तो वो अपने आप मोटिवेटेड होगा पढ़ाई करने के लिए, राइट? तो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करता है कि हम कैसा पढ़ेंगे, कैसा क्लासेस अटेंड करेंगे, कैसे हम होमवर्क करेंगे, है ना, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। सिमिलरली बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस करने का हमारा क्या एम है।
ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स तीन टाइप का हो सकता है किसी भी बिजनेस का, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है पैसा कमाना, ठीक है, प्रॉफिट, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब बेसिकली पैसा कमाने का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू मनी, राइट। सेकेंड आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स द सोसाइटी इज कॉल्ड एज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। और तीसरा आता है इंडिविजुअल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉइज, ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स द मतलब तुम्हारे कस्टमर, दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स तीन टाइप का है, सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक, फिर है सोशल, फिर है इंडिविजुअल। क्लियर है ये? स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहला सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। लिखना, देखना, एज बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हम पहले भी पढ़े हैं, बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब मैं बताया था वो काम जो हम लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो बिजनेस क्या है, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब पैसा कमाने के लिए किया जाता है। अब तुम्हारे से मैक्सिमम के पेरेंट्स बिजनेसमैन होंगे, अब पापा को बोलोगे पापा बिजनेस क्यों कर रहे हो, पापा क्या बोलेंगे, पैसा कमाने के लिए। बेटा ट्यूशन फीस कैसे भरेंगे, स्कूल का फीस कैसे भरेंगे, है ना, देखो गाड़ी मोटे चाहिए, कपड़ा चाहिए, घूमना चाहिए, ये सब कहाँ से आएगा, तो पैसा कमाने से आएगा, राइट। तो बिजनेस हम क्यों करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना, बट अदर ऑब्जेक्टिव्स भी है, खाली पैसा कमाना नहीं, पैसा कमाना तो एक ऑब्जेक्टिव हुआ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, देयर आर अदर ऑब्जेक्टिव्स एज वेल, वो भी हम पढ़ेंगे, सोशल एंड इंडिविजुअल। देखना, as business is an economic activity, so the most important activities of business are economic objective। क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब पैसा कमाना। क्लियर है ये? अब पैसा कमाना जो है उसके अंदर तीन पॉइंट है, जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर तीन पॉइंट है, एक है सर्वाइवल, फिर है प्रॉफिट, और तीसरा है ग्रोथ, ठीक है। मैं तीनों का मीनिंग पहले समझा देता हूं, फिर हम लोग उसको लिखेंगे, जगह छोड़ा हुआ है लिखेंगे उसको, ठीक है। जगह इसीलिए छोड़ा हुआ है ताकि थोड़ा हमको आदत रहे लिखने का भी, और दूसरा बहुत ज्यादा बोर ना लगे, क्योंकि बीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि एट टाइम्स थोड़ा बोरिंग हो सकता है वो, तो हम बीच बीच में थोड़ा लिखते रहेंगे तो मन लगा रहेगा, इसलिए जगह छोड़ा हुआ है। तो यू विल ऑलवेज फाइंड इन बीएसटी नोट्स देयर विल ऑलवेज बी एम्प्टी स्पेसेस लाइक दिस टू राइट समथिंग, जिससे थोड़ा एक्टिव रहो क्लास में, सो मत, ठीक है। तो तीन टाइप का है इसमें, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ठीक है। मैं तीनों का मीनिंग बता देता हूं तुमको। आज जैसे एक बिजनेस जब हम शुरू करते हैं, लेट्स से टुडे वी आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, तो पहला दिन हम बिजनेस जब शुरू कर रहे हैं, हमारा ये सोच नहीं रहता कि 5 करोड़ रुपया कमाऊंगा या 1 करोड़ रुपया कमाऊंगा। हमेशा बिजनेस जब शुरू होता है, जब तुम्हारे पेरेंट्स शुरू किए होंगे, उस दिन पापा ये नहीं सोचे होंगे कि मेरे को 50 लाख रुपया कमाना है साल का या 1 करोड़ रुपया कमाना है साल का। उस दिन पापा सबसे पहले सोचे होंगे कि जो खर्चा है सब खर्चा निकलते रहे, दुकान का भाड़ा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सैलरी हो गया, सब खर्चा निकलता रहे और थोड़ा बहुत पैसा बचते रहे, सबसे पहले ये सोचे होंगे, राइट। तो सबसे पहले एक बिजनेसमैन सर्वाइवल के बारे में सोचता है। सर्वाइवल का मतलब होता है बिजनेस चलते रहे। बिजनेस कैसे चलते रहेगा, जब उसका सारा खर्चा हम रिकवर करते रहेंगे, जो भी सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, ये सब खर्चा का पेमेंट करने के लिए पैसा उतना कमाई हो कम से कम कि ये सब पैसा हम पेमेंट कर सकें। तो उससे क्या होगा, बिजनेस थोड़ा दिन चला सकेंगे। अगर पहला दिन से ही लॉस होने लग गया बहुत दिन तक, कितना दिन लॉस सहेंगे, एक दिन बंद करना पड़ जाएगा। लेकिन कम से कम खर्चा रिकवर होते रहा, हाँ ज्यादा पैसा नहीं बच रहा लेकिन खर्चा कम से कम रिकवर होते रहा, तो हम सरवाइव करते रहेंगे, मतलब बिजनेस को कंटिन्यू करते रहेंगे, राइट। तो हमेशा पहला चीज जो एक बिजनेसमैन सोचता है वो है सर्वाइवल। वंस उसका सर्वाइवल होने लग गया, वंस उसको उतना
होने लग गया कि उसका खर्चा रिकवर हो जाता है, हाथ में थोड़ा बहुत पैसा बच जाता है। अब वो उसके बाद किसके बारे में सोचता है? अब वो सोचता है प्रॉफिट के बारे में, पैसा कमाने के बारे में। ठीक है, पहला सोचता है खाली खर्चा निकलता रहे ताकि बिजनेस चलता रहे। वंस ये होने लग गया, फिर बिजनेसमैन सोचता है अब पैसा कैसे कमाया जाए, प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाए। वंस एक बिजनेसमैन प्रॉफिट भी अर्न कर लेता है, उसके बाद वो सोचता है ग्रोथ कैसे लाया जाए। ग्रोथ का मतलब होता है कैसे दुकान को बड़ा किया जाए, कैसे और नया नया टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स उसमें ऐड किया जाए, कैसे नए नए जगह ब्रांचेस ओपन किया जाए। इसको बोलते हैं ग्रोथ। जैसे तुम में से कई सारे के पेरेंट्स अभी प्रॉफिट वाले स्टेज में होंगे, एक जगह दुकान होगा, उससे पैसा कमाई हो रहा होगा। कई तुम में से कितने के पेरेंट्स होंगे ग्रोथ के बारे में सोच रहे होंगे, कि ये एरिया में भी एक दुकान खोलने से अच्छा होगा, हमारे एग्जिस्टिंग दुकान को कैसे बड़ा कर सकते हैं, कैसे एक बड़ा जगह दुकान को शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे नए नए प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सब को बोलते हैं ग्रोथ, राइट। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन तीनों सीरियली चलता है, पहले ग्रोथ नहीं होता। पहला दिन दुकान खोला मैं एक ठो, ये नहीं सोचूंगा कि बरगढ़ में एक दुकान खोला, मैं पूरा उड़ीसा में दुकान खोलूंगा। पहला दिन ये कोई नहीं सोचता। पहला दिन सोचते कैसे खर्चा रिकवर होगा, कैसे थोड़ा बहुत कमाई होगा। जब ये होने लग गया, फिर सोचते हैं कैसे कमाई होगा अच्छे से। जब अच्छे से कमाई भी होने लग गया, अब उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है बिजनेसमैन को। अब वो सोचता है कि कैसे मैं ग्रोथ लाऊं। ग्रोथ लाऊं मतलब कैसे नए नए लोकेशन में ओपन करूं। ग्रोथ का मतलब अलग अलग होता है। देखो, ग्रोथ का मतलब ये भी है कि ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस ओपन करना। जैसे पिपलानी है, तुम सब बरगढ़ के हो, पिपलानी से बेहतर एग्जांपल क्या होगा बताओ। पिपलानी पहले बरगढ़ में एक जगह पे था, जो अपना मेन मार्केट वाला दुकान है, एक तो पिपलानी था टोटल। ठीक है, रिसेंट टाइम्स में जब पिपलानी पहली बार ओपन किया, सिंस क्या लिखा है बताओ वहां पे? सिंस, वेरी गुड, बहुत बार जा रहे हो मतलब, है ना। सिंस 1952। ठीक है, यही हमारे घर के सामने ही तो घर है उनका, घर, इफ यू डोंट नो, ये गली के बाहर ही घर है उनका। तो 1952 में जब दुकान खुली होगी, क्या पिपलानी उस दिन सोचा होगा कि अंगुल में दुकान खोलूंगा, झारसुगड़ा में दुकान खोलूंगा, राउरकेला में दुकान खोलूंगा? नहीं, वो उस दिन सोचा होगा कि जो बरगढ़ में दुकान है, इसमें कैसे मेरा खर्चा रिकवर होगा, कैसे थोड़ा बहुत कमाई होगा। वंस ये होने लग गया, फिर रफली सोच लो ईयर 2000 2010 तक पिपलानी सोचा होगा कैसे प्रॉफिट कमाएंगे। 2010 तक हाँ बहुत प्रॉफिट भी होने लग गया। अब पिपलानी सोच रहा है, अब पिपलानी कौन से स्टेज में है? पिपलानी ग्रोथ के स्टेज में है। मतलब पिपलानी अभी नए नए जगह ओपन कर रहा है। बरगढ़ में 2 आउटलेट और ओपन कर लिया, संबलपुर में भी कर लिया, 5-7 साल 10 साल हो गया संबलपुर में भी, राउरकेला में भी ओपन कर लिया, अंगुल में भी ओपन कर लिया, अभी भुवनेश्वर तरफ देख रहे हैं वो। तो अब वो कौन से फेज में है? बिजनेस के ग्रोथ के फेज में। बात समझ में आ रहा है? पहले पिपलानी में इतना आइटम्स नहीं मिलता था, लिमिटेड आइटम्स मिलता था। पिपलानी दुकान जाओगे 10 तो वेराइटी का मिठाई था, अब पिपलानी जाओगे 100 वेराइटी का मिठाई है। ये भी ग्रोथ है, दिस इज ऑल्सो ग्रोथ। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऐड करना, नंबर ऑफ ब्रांचेस ऐड करना, दुकान को बड़ा करना, दिस इज ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रोथ, राइट। गोकुल भी सेम है, गोकुल भी ये सेम एग्जाम्पल पे बैठेगा, है ना। गोकुल भी बहुत दिन से चल रहा है, और अभी गोकुल भी कौन से स्टेज पे है? ग्रोथ के स्टेज पे है। गोकुल भी इतना इतना जगह आउटलेट कर लिया, भुवनेश्वर में जाके 3-4 आउटलेट कर लिया है, कटक में आउटलेट कर लिया है, बरगढ़, संबलपुर, झारसुगड़ा, अंगुल, राउरकेला, ये सब जगह तो आउटलेट है ही। तो ये सब गोकुल भी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। गोकुल भी कहाँ पे पहुंच गया है? ग्रोथ के फेज में। क्लियर है ये? तो 3 ऑब्जेक्टिव हो गया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर, समझ में आ गया होगा। लिखेंगे खाली सर्वाइवल, एंश्योर करना कि बिजनेस चलता रहे, खर्चा रिकवर होता रहे। सेकेंड, प्रॉफिट, कमाई होना चालू हो जाए। तीसरा, जब बहुत कमाई होने लग गया, अब बिजनेस सोचेगा ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ मतलब नया प्रोडक्ट, नया ब्रांचेस, नए लोकेशंस, दैट इज एग्जांपल ऑफ ग्रोथ। क्लियर है ये? नोट डाउन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला लिखेंगे उसके अंदर सर्वाइवल। ठीक है, छोटा छोटा हैंडराइटिंग में लिखना, हाथी जैसे हैंडराइटिंग मत लिखना, जगह नहीं होगा वहां पे। ठीक है, छोटा हैंडराइटिंग लिखना, उसी के अंदर लिख सकते हो, बेटर रहेगा। अलग से कॉपी में लिखने का नहीं नीड है, उसी में लिखो, बेटर रहेगा। क्योंकि मैं पूरा भरोसा है मुझे मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर, उनका नोट्स कहीं और रहेगा और कॉपी कहीं और रहेगा, तो वो मिल नहीं सकेगा दोनों, है ना। तो उसको मिलाओ और एक जगह लिखो उसको। ठीक है, लिखो सबसे पहला सर्वाइवल लिखना।
दिस बेसिक पर्पस this basic purpose this no sorry the basic purpose of every business the basic purpose of every business is to survive and exist is to survive and exist in the market for a long period. सर्वाइवल का मतलब है मार्केट में एग्जिस्ट करते रहना, मार्केट में सर्वाइव करते रहना, बिजनेस को चलाते रहना फॉर ए लॉन्ग पीरियड, राइट, फुल स्टॉप. इट इज पॉसिबल only when it is possible only when it is able to cover its cost. जब तक हम अपने खर्चा को रिकवर नहीं करेंगे तब तक हम सरवाइव नहीं कर सकेंगे. तो सबसे पहला जरूरी है, आप पैसा कमाई नहीं हो रहा कोई बात नहीं, कम से कम हाथ से ना लगे, जो कमा रहे हैं इतना खर्चा हो रहा है उतना कम से कम कमाई हो जाए, ठीक है. तो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, दैट इज सर्वाइवल. क्लियर है पहला सर्वाइवल. अब ऐसा नहीं है कि सर्वाइवल सिर्फ नई कंपनी सोचती है, कई बार कोई पुराना कंपनी भी, पुराना बिजनेस भी, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए तो वो तब भी सर्वाइवल के बारे में हो सकता है सोचे. एग्जाम्पल देता हूं तुमको, जैसे कोविड के समय, दुकान बंद था, 1 साल 1.5 साल 2 साल 1.5 साल 1 साल के रफली दुकान बंद था, ठीक है. तो ये जो 1-1.5 साल है, इस समय पापा ये नहीं सोचते कि बहुत पैसा कमाएंगे, ये 1-1.5 साल ये सोचते थे कि जो दुकान का डे टू डे खर्चा है, जो डे टू डे एक्सपेंस है, खाली वो कम से कम रिकवर होता रहे, राइट. तो सर्वाइवल जनरली नया कंपनी सोचता है, नया बिजनेस सोचता है. कभी कभार पुराना कंपनी भी कोई बुरी सिचुएशन आ जाए, कोई कोविड आ जाए जैसे, तो उस समय वो लोग भी हो सकता है सर्वाइवल के बारे में सोचे. क्लियर है. नेक्स्ट, वंस द सर्वाइवल इज एंश्योर्ड, सर्वाइवल हो रहा है, खर्चा रिकवर हो रहा है, अब आदमी क्या सोचेगा, अब कमाने के बारे में सोचेगा, प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, ठीक है. लिखेंगे सेकेंड ऑब्जेक्टिव, दैट इज प्रॉफिट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट objective of every business, the most important objective of every business is to earn adequate profits, is to earn adequate profits. Profit is the reward. Profit is the reward for taking the risk. एक बिजनेसमैन जो रिस्क लिया है बिजनेस करके, उस रिस्क के बदले उसको जो रिवॉर्ड मिल रहा है, उसको जो इनाम मिल रहा है, दैट रिवॉर्ड इज कॉल्ड एज प्रॉफिट. क्लियर है.
तो वंस सर्वाइवल होने लग गया, नाउ द बिजनेस विल थिंक अबाउट द प्रॉफिट। क्लियर है? अब जब प्रॉफिट भी होने लग गया, अब हमको पता है कि दुकान में इतना रुपया कमाई होता है, अब बिजनेसमैन क्या सोचता है, ये कमाई कैसे बढ़ेगा। अब बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रोथ करना पड़ेगा। ग्रोथ का मतलब होता है नए प्रोडक्ट्स ऐड कर देना। पहले मैं 10 तो प्रोडक्ट बेचता था, अभी मैं 100 प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो उससे ग्रोथ आ जाएगा, सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। ब्रांचेस नए नए ओपन कर देना, पहले मैं एक जगह बेचता था सामान, अब मैं 10 जगह बेच रहा हूँ, तो अपने आप ग्रोथ आ जाएगा। ठीक है? तो सेकंड थर्ड जो एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो एक बिजनेसमैन सोचता है, दैट इज अबाउट ग्रोथ। क्लियर है? ग्रोथ का मतलब समझ में आ गया? ठीक है, लिखना। तीसरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव दैट इज ग्रोथ, लिखेंगे उसके अंदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन must grow and expand their activities. Full stop. Growth can be measured. Growth can be measured by sales, number of branches, number of products, etc. ग्रोथ कोई भी टर्म्स में हो सकता है, सेल्स बढ़ रहा है, ब्रांचेस नए नए खुल रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स ऐड हो रहा है, ये सब एग्जाम्पल है ग्रोथ का। क्लियर है? तो ये हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, दैट इज द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, क्योंकि बिजनेस अपने आप में इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा कमाने के लिए ही किया जा रहा है। तो उसमें 3 तरीके से पैसा कमाना हो सकता है। पहला हो गया सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड देन ग्रोथ। क्लियर है ये? इसके बाद वंस द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर फुलफिल्ड, और भी ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द मार्केट। और भी ऑब्जेक्टिव्स के तरफ हमको ध्यान देने का जरूरत है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है वो? सेकंड आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स द सोसाइटी। सोसाइटी के तरफ हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब हमारा क्या जिम्मेदारी बनता है सोसाइटी के तरफ, दैट इज कॉल्ड एज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है? आज हम क्योंकि बरगढ़ में रहते हैं, हो सकता है कि हमको ऐसा लगे पढ़ते पढ़ते समय कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन रियल लाइफ आई एम टेलिंग यू, इफ यू कंपेयर इट विथ एनी बिग कंपनी फ्रॉम अ मेट्रो सिटी, तो दे आर गिविंग ड्यू इंपॉर्टेंस टू सोशल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल। ठीक है? आज तुम जैसे शार्क टैंक देखते हो, शार्क टैंक देखो, तुम शार्क टैंक में देखो, आज जो कंपनीज आती है वो अपने पिच में ये बात, कई कंपनी बोले हैं कि हम लोग का प्रोडक्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, या हम लोग के प्रोडक्ट में कोई भी मतलब क्रुएलिटी नहीं है, किसी भी एनिमल को या किसी को हार्म नहीं पहुंचाया गया है, या फिर हमारे प्रोडक्ट्स में कोई भी प्रिजर्वेटिव्स ऐसा या कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जो कि लोगों को कुछ नुकसान करे। तो बहुत सारे कंपनीज ये क्लेम कर रहे हैं। जब ये बात वो लोग क्लेम कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू द सोसाइटी एज वेल। जब वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एनवायरमेंट के लिए अच्छा है, दैट मीन्स दे आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू एनवायरमेंट। वो अपने प्रोडक्ट बनाते समय एनवायरमेंट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और जो बिजनेसेस इन चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, वो बड़ा कंपनी सब धीरे धीरे बंद हो जाएगा।
सोशल मीडिया के अंदर आज तुम एक कोई प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट निकल जाए जो कि हार्मफुल है, सोशल मीडिया में इतना सारा वीडियोस बन जाएगा उसके अगेंस्ट कि आगे चल के वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकना मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए सोशल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। क्लियर है ये? बिल्कुल, टाटा तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं बताऊं इसमें। आज जितनी भी कंपनीज हैं, टाटा उनमें से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स को देता है, ठीक है। अगर तुमको आई थिंक पता है कि नहीं पता, आई डोंट नो, जो टाटा कंपनी है उसका 90% ऑफ द प्रॉफिट कंपनी यूज करता है सोसाइटी के भला के लिए। जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है कैंसर का, यहाँ पे फ्री में इलाज होता है, और भी टाटा के कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं। तो टाटा बहुत ड्यू इंपॉर्टेंस देता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स को, वरना टाटा बहुत आगे होता अंबानी से। अंबानी लोग खुद के बारे में सोचते हैं और टाटा जो है वो सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। 90% प्रॉफिट दान दे देगा तो फिर उनके पास क्या बचेगा आगे के लिए, इसीलिए वो उतना ज्यादा मतलब रिलायंस के कंपैरिजन में उतना नहीं बन पाया, वरना तो रिलायंस के ऊपर चल जाता टाटा, राइट। देखना सोशल ऑब्जेक्टिव्स। और फिर रतन टाटा जी तो ये भी पता है कि नहीं तुमको, रतन टाटा जी ये लिख के गए हैं कि उनके जो उनका तो डेथ हो गया, उनके बाद उनका जो भी जो प्रॉपर्टीज है उनका तो कोई है नहीं, वैसे कोई बच्चा नहीं है या कोई बीवी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सारा जो है वो दान में दे दिए हैं। तो उनके नाम पे जो कुछ भी था दे हैव गिवन इट एज अ डोनेशन, वो डोनेशन दे दिए। और ये 1-2 लाख नहीं था, है ना, कि क्या हो गया बोलोगे, है ना, इट इज करोड्स एंड करोड्स ऑफ रुपीस, है ना। हम यहाँ पे किसी भिखारी को 100 देंगे तो सोचेंगे 110 देने से भी तो चलता, है ना, और वो करोड़ और करोड़ों रुपए है, ठीक है। देखना सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डील विद कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब कमिटमेंट टुवर्ड्स द सोसाइटी, सोसाइटी के तरफ हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, दे अर्न बाय यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, सो दे मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो लोगों का ये मानना है कि बिजनेस जो है सोसाइटी में तो करते हो तुम लोग, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करते हो, तो फिर सोसाइटी के लिए भी तुमको कुछ करना चाहिए, ठीक है। क्या क्या करना चाहिए देखना। पहला, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स जो है अच्छे प्रोडक्ट्स सप्लाई करना चाहिए सही प्राइस पे, पहला सोशल ऑब्जेक्टिव जो पूरा करना चाहिए एक बिजनेसमैन को। सेकंड, क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, कंट्री का जीडीपी बढ़ाने में हेल्प करना चाहिए। थर्ड, उस एरिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का कोशिश करना चाहिए, जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं वी मस्ट ट्राई टू क्रिएट सम काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, हमको टाइम टू टाइम एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हेल्थ या वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराना चाहिए, ठीक है। वोकेशनल पता है तुमको, एनीवन व्हाट इज वोकेशनल? नहीं पता? वोकेशनल का मतलब होता है सॉफ्ट स्किल्स, जैसे जैसे सोच लो कुकिंग, है ना, या फिर टेलरिंग, ये सब सॉफ्ट स्किल्स जो बोलते हैं, दैट इज वोकेशनल, ठीक है। तो टाइम टू टाइम हमको छोटे मोटे ये सब प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट के साथ मिलके सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स करना चाहिए, जो चीज में सोसाइटी का बेनिफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड, इस पे बहुत फोकस कर रहे हैं आज सारी कंपनी। वो हमेशा इंश्योर करते हैं कि वो जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। लास्ट, गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन का मतलब हाँ SC ST OBC हो गया, जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको भी उतना ही इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना जो हम बाकी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लियर है। तो सारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट सोशल ऑब्जेक्टिव लर्न करने का जरूरत नहीं है, हम 3-4 ठो भी लर्न रखेंगे तो इट इज सफिशिएंट, ठीक है। क्या क्या, जैसे कि एक इजी है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, रीजनेबल प्राइस, वेरी इजी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना सबके लिए और प्लस वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए भी। फिर है एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स यूज करना, हमारे प्रोडक्ट सोसाइटी को या एनवायरमेंट को हार्म ना पहुंचाए, ठीक है। उसके बाद
सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स करना गवर्नमेंट के साथ या एनजीओ के साथ मिलके। एनजीओ यू नो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे थे। बरगढ़ में एग्जांपल लूँ तो मारवाड़ी युवा मंच हो गया, जेसीआई हो गया, लायंस क्लब हो गया, ये सब एग्जांपल है किसका, एनजीओ का। क्लियर है ये? तो दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब बरगढ़ के अंदर इन सब चीजों का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ये सब ऐसा लगता है पढ़ के कि ऑप्शनल है टाइप, हो सकता है मन है तो करेंगे, मन हम जैसे यहाँ पे ये वाला सोशल सर्विस प्रोजेक्ट करना एग्जाम्पल के तौर पे मैंडेटरी थोड़ी है कि हम गरीबों का हेल्प करेंगे। मन है हमारा, भाई करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, हमारी मर्जी है, राइट। तो यहाँ बीइंग सिटिंग हियर इन बरगढ़, ये ऐसा लगेगा कि ये सब ऑप्शनल टाइप का चीज है, बट ये ऑप्शनल नहीं है, ये सब मैंडेटरी टाइप का चीज है। ठीक है, छोटे मोटे कंपनीज के लिए ये सब ऑप्शनल है, चलो हमारे जैसे बिजनेसेस के लिए ऑप्शनल है, लेकिन गवर्नमेंट मैंडेटरी किया है जो कंपनी का प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, साल का ईयरली प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उनको अपने प्रॉफिट का 2% खर्चा करना ही पड़ेगा इन सब चीजों में, मैंडेटरी है ये, राइट। तो अगर एक कंपनी सोच लो 10 करोड़ रुपया कमा रहा है, एग्जाम्पल, जैसे रिलायंस सोच लो साल में 10 करोड़ रुपया कमाया, एग्जाम्पल, तो रिलायंस का मन नहीं है सोशल सर्विस प्रोजेक्ट करने का, बट फिर भी मैंडेटरी है कि रिलायंस को 10 करोड़ का 2%, मतलब 20 लाख रुपया हो गया, 20 लाख रुपया उसको सोशल सर्विस में खर्चा करना पड़ेगा ही पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये छोटे मोटे लोगों, कंपनी के लिए, हमारे जैसे बिजनेसेस के लिए ये सब ऑप्शनल चीजें हैं, बट वंस जब कंपनी बड़ा हो जाएगा, प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर हो जाएगा, तब ये मैंडेटरी है, ये 2% खर्चा करना ही पड़ेगा। क्लियर है ये? ठीक है, तो बरगढ़ में तो कितने ही है 5 करोड़ साल का प्रॉफिट वाले, दिखाने वाले, कमाने वाले तो बहुत है, दिखाने वाले मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट से 5 करोड़ का कमाए बोल के दिखाने वाले कम है, नहीं होंगे या कम होंगे। ठीक है, तो उनके लिए नहीं है। बरगढ़ में एक ही एसीसी जो है अपना, एसीसी प्लांट जो है, अब तो वो भी कम हो गया। पहले एसीसी प्लांट बरगढ़ में एक लौता ऐसा बिजनेस था जिसपे ये वाला रूल एप्लीकेबल था। एज ऑन टुडे अभी बरगढ़ पे किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? डोंट थिंक अबाउट विकास, because you don't know, I think विकास is not a business, विकास कोई बिजनेस थोड़ी है। नहीं पता तुम लोगों को ये बात? ठीक है, ये बहुत जरूरी है जानना तुम्हारे लिए। गवर्नमेंट ये बोलता है कि जो गवर्नमेंट जो बोलता है, बता रहा हूं, मैं जो बोलता हूं उसको बाद में देखेंगे। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ठीक है, कॉलेजेस, ये सब जो है, ये सब गवर्नमेंट के हिसाब से, ये सब पैसा कमाने के लिए नहीं है। दिस इज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। आज विकास हॉस्पिटल, हाँ मैं अपना भी बताऊंगा उसमें, चिंता मत करो, मैं अपना भी बताऊंगा उसमें। ठीक है, मैं कोचिंग में भी आ जाऊंगा। तो जो हॉस्पिटल है, जैसे बरगढ़ में विकास हो गया, किशोरी हो गया, पुरोहित हो गया, और भी जितने छोटे मोटे बड़े हॉस्पिटल जो भी हैं, गवर्नमेंट ये मानता है कि हॉस्पिटल्स आर नॉट फॉर प्रॉफिट। तो जितना भी वो लोग पैसा कमाएं, उनके ऊपर ना कोई इनकम टैक्स है, ना कोई जीएसटी है, और ना ही ये 2% का ये रूल भी उनके ऊपर नहीं लगता। तो भले विकास हॉस्पिटल 50 करोड़ क्यों ना कमा ले, इनकम टैक्स जीरो, कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा उसके ऊपर। मैं यहाँ 10 लाख कमा लूँ, मेरे घर आ जाएंगे इनकम टैक्स वाले, 30% लाओ बोल के 3 लाख ले जाएंगे मेरे से। बात समझ में आ रहा है? तो हॉस्पिटल्स आर नॉट फॉर प्रॉफिट इन एज पर द बुक्स में बोल रहा हूँ, मतलब डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे बोल रहा हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट ये मानता है। इवन स्कूल्स आर नॉट फॉर प्रॉफिट। तो योर संस्कार इंटरनेशनल स्कूल, योर वैदिक इंटरनेशनल स्कूल, योर विकास, और टेक एनी बिगर स्कूल इन भुवनेश्वर ऑल्सो, केट हो गया, साई हो गया, तुम्हारा केटी ग्लोबल हो गया, ये सब कोई भी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं खोला गया है। ये सब किसके लिए खोला गया है? फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन। ऐसा इनके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है ना, ऐसा इनके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि इट इज फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन। ये एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए खोला गया है, राइट। तो दिस आर नॉट फॉर प्रॉफिट्स। नाउ व्हाट अबाउट कोचिंग? तो गवर्नमेंट ये बोलता है
कि ये कोचिंग वाले ये पैसा कमाने के लिए खोले, गवर्नमेंट ये बोलता है ना। तो इसके ऊपर सब रूल एप्लीकेबल है, कोचिंग के ऊपर सब एप्लीकेबल है, इनकम टैक्स भी है, जीएसटी भी एप्लीकेबल है, ठीक है। और अगर मैं 5 करोड़ से ऊपर कभी पहुंच गया तो वो 2% वाला रूल जो है वो भी मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। क्लियर है ये? तो ये सब मैं डॉक्यूमेंट बेसिस पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, दिस आर नॉट फॉर प्रॉफिट, ये पैसा कमाने के लिए नहीं है, ठीक है। मेरा कोचिंग हो गया या तुम सबके पापा का बिजनेस हो गया, ये सब पैसा कमाने के लिए है, और ये सब के ऊपर इनकम टैक्स, जीएसटी और बाकी सारा रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल है। क्लियर है? अब तुम खुद सोचो, बर्गर में सबसे ज्यादा कौन कमा रहा है ना, और उनके ऊपर कुछ एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि कुछ एप्लीकेबल नहीं है इसलिए तो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं वो लोग। तुम ये बात भी समझो, आज मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, एग्जाम्पल, मेरे को ना 30 लाख रुपए टैक्स भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स खाली बोल रहा हूँ, 30 लाख रुपीज, 30% टैक्स है 1 करोड़ रुपए कमाने से। तो 30 लाख रुपए तो गवर्नमेंट ले जाएगा मेरा, ठीक है। लेकिन विकास अगर 1 करोड़ रुपए कमा रहा है तो कुछ नहीं ले रहा, तो विकास के हाथ में 1 करोड़ रुपए बच रहा है पूरा, मेरे हाथ में लेकिन 70 लाख बच रहा है। फिर नेक्स्ट ईयर में फिर मैं 1 करोड़ कमाया, वो 1 करोड़ कमाया, फिर मेरे हाथ में 70 बचा, उसके हाथ में फिर 1 बचा। हाँ खोल लेंगे कोई दिन, खोल पाए तो, है ना। तो समझे तुम, ओवरऑल समझ रहे हो, तो इसीलिए ज्यादा पैसा तो उनके पास बचेगा ना, क्योंकि टैक्स ही नहीं है वहां पे, राइट। क्लियर है? और एग्जाम एक चीज और बता दूं तुमको, इसलिए तो ठीक है, तुम सुने होगे किट यूनिवर्सिटी जो है भुवनेश्वर का, ठीक है। अब किट यूनिवर्सिटी जो है, इतना ज्यादा पैसा वहां कमाई हो रहा है कि वो एक तो और भी खोले हैं जो इनको शायद KISS के नाम से है वो, है ना। वो शायद वो ट्राइबल और जो बैकवर्ड लोग हैं, सोशली बैकवर्ड लोग, उनको फ्री में पढ़ाते हैं। हाँ सब्सिडी या ऐसा कुछ कम में पढ़ाते हैं वो, तो वो भी एक इनिशिएटिव है वो, है ना। नहीं आई थिंक वो फ्री है, बट देख लेना एक बार, एग्जैक्ट देखना पड़ेगा, मुझे जितना पता है ट्राइबल्स जो है, ट्राइबल बैकवर्ड क्लासेस के लोग, वहां पे फ्री है वो, ठीक है। छोड़, आगे बढ़ते हैं। तो हम तीसरा ऑब्जेक्टिव की तरफ जाएंगे, 2 ऑब्जेक्टिव कंप्लीटेड है, तीसरा खत्म करेंगे, लास्ट है, ठीक है। लास्ट है ह्यूमन या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ये है ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स द एम्प्लॉई, हमारे एम्प्लॉई के तरफ हमारा क्या जिम्मेदारी बनता है, ठीक है। देखना, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू हुम, एम्प्लॉइज, मार्क कर देना, एम्प्लॉइज के लिए है ये, ठीक है। एज एम्प्लॉय आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एवरी कंपनी एंड सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट मैक्सिमम। एम्प्लॉय सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और अच्छा एम्प्लॉय, मोटिवेटेड एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम करेगा। तो एम्प्लॉय की तरफ हमको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। पहला, कॉम्पिटिटिव सैलरी, सही सैलरी उसको देना चाहिए जो उसके फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सके, राइट। सेकंड, टाइम टू टाइम उसको प्रमोशन देना, ट्रेनिंग कराना, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराना, ये भी हमारा काम है। टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना, मतलब जो मार्केट में नया नया चीज आ रहा है उसके बारे में उसको सिखाना, प्रमोशन देना, अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रमोट करना हायर लेवल पे, ये सब भी हमारा जिम्मेदारी है टुवर्ड्स द एम्प्लॉय, राइट। नेक्स्ट है पीयर रिकॉग्निशन। पीयर का मतलब क्या होता है, एनीवन? हाँ, पीयर प्रेशर बात सही है, लेकिन वो मीनिंग थोड़ा गलत। कलिक्स, वेरी गुड। तो पीयर का मतलब होता है कलिक्स। जैसे 3 वर्ड होता है, सीनियर, जूनियर, पीयर, 3 वर्ड होता है। सीनियर मतलब जो हमसे ऊपर है, जूनियर जो हमसे कम है, नीचे है, और पीयर मतलब जो हमारे साथ के है। तो तुम लोग एक दूसरे के क्या हो, यू ऑल आर पीयर्स, तुम एक दूसरे के पीयर्स हो। जो 12th में अभी, दे आर योर सीनियर्स, जो 10th में है, दे आर योर जूनियर्स, राइट। तो 3 वर्ड होता है, सीनियर जूनियर कॉमन है, पीयर कम है थोड़ा फेमस। तो पीयर रिकॉग्निशन मतलब जब सब साथ वाले हैं तो उनको अच्छे से रिकॉग्नाइज करना, उनको रेस्पेक्ट देना, सबको, सारे एम्प्लॉयज को, और उनका सोशल नीड्स को पूरा करना, ठीक है। एंड लास्ट, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देना जिससे एम्प्लॉय मन लगाकर काम कर सके। गुड एंड हेल्दी एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, राइट। तो ये सब जिम्मेदारी है हमारा टुवर्ड्स द एम्प्लॉय। सबसे कॉमन कॉमन क्या है, एक तो सैलरी हो गया सबसे कॉमन, दूसरा हो गया प्रमोशन देना, ट्रेनिंग देना, ठीक है। तीसरा हो गया सेल्फ रेस्पेक्ट
और अच्छे से बातचीत करना उससे। चौथा हो गया अच्छा वर्किंग कंडीशन देना, सेफ वर्किंग कंडीशन देना जहां पे एम्प्लॉय सेफ महसूस करे, राइट। तो ये सब हो गया इंडिविजुअल या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है ये? बस यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। बोलो। हाँ, एम्प्लॉयज टैक्स पे करते हैं। जैसे सोच लो मैं बिजनेस है, मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया, तो सैलरी जो एम्प्लॉय को दिया उसके ऊपर सैलरी के ऊपर टैक्स एम्प्लॉय भरेगा। ठीक है, क्लियर है ये? नहीं नहीं, ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है पूरा, और घर आके बैठ जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर नहीं भरे होगे। जो भी जो भी चीज होता है ना, ये छोटा मोटा नहीं बात कर रहा, तुम अपने एम्प्लॉय को 5-10 हजार सैलरी दे रहे हो, ये सब का बात नहीं कर रहा मैं। जैसे लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया मंथली सैलरी, वो सब तो अकाउंट में आता है, अकाउंट से तो सारा डिटेल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, अभी इतना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।